So good evening everyone. Let's start the class. So we were reading about glass slab. We were reading about this refraction. Okay, we were reading about refraction. Refraction का basic thing हमने देख लिया. Refraction का basic चीजें हमने सीख ली. तो आप आराम से लिख सकते हो ना. Refractions क्या होंगे? हाँ, रिफ्रैक्शन के लिए आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो. ओके, सपोज चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से. आज सीबीएसई बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है, आपको भी आ सकता है, कोई भारी बात नहीं है. क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का आज का सवाल का क्वेश्चन. ठीक है, इफ velocity of light in medium A is VA and velocity of light in medium B is VB, then find the refractive index. एक मार्क्स का क्वेश्चन था. Then find the refractive index of medium A with respect to medium B in terms of velocity. In terms of velocity. बताइए जरा. In terms of velocity. आंसर कीजिए. हो गया. एक आंसर आया मेरे पास. देखो यहां पर क्या बोला है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी. लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी. लिखते ऐसे ही है, है ना. और ये वाला का वेलोसिटी ऊपर, इस वाले का वेलोसिटी नीचे. ऐसे ही लिखते हैं. तो बीबी अपॉन, एक मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क. आपको ऑप्शन के साथ दे देगा. एक ऑप्शन दे देगा वीबी बाई ए, दूसरा दे देगा वी ए बाई बी वीबी. अगर आपको ऑप्शन के साथ देगा तो ऐसा दे देगा वीबी बाई वी ए, दूसरा दे देगा वी ए बाई वीबी, तीसरा दे देगा वी ए इंटू वीबी, डी दे देगा नन. ठीक है, नन. समझ में आ गया ना. यहीं से एक क्वेश्चन और बताइए. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या हो? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वेरी गुड. देखो तो हमने क्या लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. एन ए बी इज इक्वल टू व्हाट? वीबी बाई वी ए. वीबी बाई वी ए का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. वी वीबी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. वी ए का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. दोनों कट जाएगा तो क्या बनेगा? यूनिट लेस. देयर इज नो यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है.
ठीक है, देर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रेशियो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेशियो अगर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वीबी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मीटर पर सेकेंड। वीए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, दोनों क्या होगा, आपस में कट पिट जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए, तो आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिख सकते हैं जरा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए अपने कॉपी में फटाक से, फिर मैं तो हुई, जो भी करेक्शन होगा फिर आप करेक्शन करेंगे। लिखिए जरा एक बार कॉपी में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको एग्जाम देना है, आप लिखिए, फिर गलतियों को मार्क कीजिए कि ये गलती हुई मेरे से। हो जाएगा तो बता देना। हो गया? तो आई होप हमने एक डायग्राम बनाया होगा ऐसा। ठीक है, इस डायग्राम पर एक सरफेस बनाया होगा ऐसा, और इसके बाद रेज को बनाया होगा, उसके बाद लिखेंगे ये आंसर। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टिव रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल कहां, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, normal at the point of incidence at the interface of two medium all lie in a same plane। तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, एंड सेकेंड लॉ इज व्हाट, रेशियो ऑफ sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction। ठीक है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड इसी को हम क्या बुलाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, लिख लिया यहां तक?
नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑन एंगल आई? एंगल आई क्या होगा? व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल आई अकॉर्डिंग टू यू? एंगल आई क्या होना चाहिए? एंगल आई का वैल्यू क्या होना चाहिए? पढ़ा ही नहीं आपने एनसीईआरटी। एंगल आई शुड बी लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री दे रखा है एनसीईआरटी में, और हम बस एक ही चीज सीखे, मस्ती मारना, और तो कुछ सीखा नहीं हमने अपने लाइफ में। ठीक है, कहाँ है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये दिस सेकेंड लॉ इज ट्रू फॉर व्हाट? I should lie less than 90 डिग्री and it should be greater than 0 डिग्री। उसके लिए ही ये लॉ वैलिड है। ठीक है, और साथ ही साथ इस लॉ का एक और नाम है, ये जो दूसरा वाला जो लॉ है ना, इसका एक और नाम है। क्या नाम है उसका? स्नेल्स लॉ। इन्होंने ही दिया था तो इन्हीं के नाम पर स्नेल्स लॉ। वो सब छोड़ो, ये याद रहेगा। आई, किस आई के लिए ये स्नेल्स लॉ वैलिड है? दे देगा 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वैलिड फॉर 0 डिग्री, ऑप्शन बी वैलिड फॉर 90 डिग्री, ऑप्शन सी आई शुड बी लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, डी वैलिड फॉर ऑल द एंगल्स। क्या होगा आंसर? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन आ जाएगा, मजा आ जाएगा, खुश हो जाइएगा। अब खुश हो जाइएगा, पहले नहीं। ठीक है, किसी से नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूं ना, आप अपने दोस्त में ना किसी से पूछ लेना, ये जो सेकेंड लॉ है ये किसके लिए वैलिड है। एक बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, एक बच्चा नहीं आंसर दे पाएगा, मेरा 100% गारंटी है इसका, कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लिया। ठीक है, एक बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो दीज आर व्हाट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ पूछना हो आप लोगों को? नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो ये बनाने नहीं आएगा, इसका जो एंड रिजल्ट है ना वो हम खाली नोट डाउन करेंगे, बट वो कैसे आता है ये सीखेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, नाउ देयर इज एक चीज और दिमाग में आ गया यार, एक चीज और दिमाग में आ गया, आज ही वो भी एग्जाम में आया है। बहुत सुंदर क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, दिस इज, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। नाउ कैन यू टेल मी लाइट किधर से किधर जा रहा है? ठीक है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, आपको ये बताना है मीडियम 2 क्या है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रेयरर है या डेंसर है? ये सिखाया मैंने कल आपको, ये मैंने आपको कल सिखाया है, सिखाया अभी दिखा दूंगा। ये मैंने आपको कल सिखाया है। बताइए जरा, what will be the optical density of medium 2 with respect to medium 1?
मीडियम 2 क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1? रेयरर होगा या डेंसर होगा? वेरी गुड, आप सीख गए। जिनका भी आंसर आया वो सीख गए। कैसे किया हमने? अगर मीडियम नहीं होता तो क्या होता? ये होता, ये जो डॉटेड ब्लैक बनाया है मैंने। चूंकि मीडियम है तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है किधर गई? नॉर्मल की तरफ गई। तो अगर नॉर्मल की तरफ चीजें जा रही हैं तो इट विल बी डेंसर, और ये क्या होगा? रेयर। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। चलो, नेक्स्ट इज ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कोई बनाने नहीं देगा आपको, बट ठीक है, हमें इसके एंड रिजल्ट्स याद रखने हैं, जो भी दो एंड रिजल्ट्स। तो ग्लास स्लैब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है बेटा। ग्लास स्लैब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लाइट जो है एयर से एंट्री कर रही है। किधर से एंटर कर रही है? दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, एंड अगेन ग्लास के बाहर क्या है? एयर। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? इट इज अ ग्लास स्लैब जहां पर लाइट जो है एयर से एंट्री करेगी, और फाइनली ग्लास में होने के बाद फिर बाद में रिफ्रैक्ट करके एयर में ही वापस आएगी। तो सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल। अब जल्दी से बताओ, ग्लास जो है एयर के रेस्पेक्ट में रेयरर है या डेंसर? ग्लास का कल हमने सीखा ना, क्या है? 1.5, टू बी स्पेसिफिक 1.52। एयर का क्या सीखा? 1.003। ठीक है, तो इट्स डेंसर। तो अगर डेंसर है तो नॉर्मली अगर लाइट रे को जाना रहता तो वो ऐसा चला जाता बेटा। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता? ये होता। नाउ चूंकि ग्लास स्लैब है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ग्लास स्लैब के अंदर अपना मस्त कहानी चलेगा इसका। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सभी को समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? आर से मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे। नाउ जब रिफ्रैक्टेड रे ग्लास के दूसरे सरफेस पर टकराएगा, ये तो सरफेस वन था, ये वन था ना, पहला सरफेस, सरफेस वन। और ये क्या है? सरफेस टू। दूसरा सरफेस पर टकराएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर दूसरा वाला सरफेस नहीं होता तो ये क्या होता? ऐसा होता। होता या नहीं होता? सीधा अपना चला जाता, दूसरा सरफेस अगर नहीं होता तो। बट चूंकि दूसरा सरफेस है, और इस बार क्या हो रहा है? डेंसर टू रेयरर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो इस क्रम में क्या हो जाता है बेटा? देखो तो ध्यान से, अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता, ध्यान से देखना, ग्लास स्लैब अगर नहीं रहता तो लाइट की पाथ क्या होती? ब्लू वाली होती या नहीं होती? ग्लास स्लैब अगर नहीं होता तो लाइट की पाथ क्या होती? ब्लू वाली। नाउ चूंकि ग्लास स्लैब है तो लाइट की पाथ क्या है? ग्रीन वाला। ग्रीन वाले रे को हम क्या बुलाते हैं? इमर्जेंट रे। ग्रीन वाले रे को हम क्या बुलाते हैं? इमर्जेंट रे। ई स्टैंड्स फॉर इमर्जेंट रे। ये एक्सपेरिमेंट में आप परफॉर्म करते हो तो फाइनल रिजल्ट्स आप क्या देखते हो? कि इमर्जेंट रे जो है, ध्यान से सुनना, ये जो इमर्जेंट रे है, ग्रीन वाला जो रे है, इट इज पैरेलल टू
ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट, मतलब आई के पैरेलल है. ई इज पैरेलल टू आई. दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन जो आपको याद रखना है. या तो डायग्राम बना लो या तो याद रख लो, चॉइस इज योर्स. इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट. ठीक. और दूसरा, इमर्जेंट रे हैज शिफ्टेड, है ना, शिफ्ट हुआ है ना, ये देखो तो एक्स अमाउंट से शिफ्ट हो गया ना, तो ई हैज शिफ्टेड. और इस शिफ्ट को बुलाते हैं लेटरल शिफ्ट. ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने. बना लीजिए जल्दी से डायग्राम को. कल की क्लास संडे है तो कल की क्लास दिन में करेंगे हम. ठीक है, 1:30 या 2 बजे से. विल इन्फॉर्म यू. कल संडे है ना, संडे की क्लास दिन में होती है हमारी. लैटरल शिफ्ट को कैसे बता सकते हैं? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इज व्हाट लैटरल शिफ्ट इज. रिजल्ट्स याद रखने हैं आपको. ठीक है, कल की क्लास दोपहर में होगी. ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ. टाइमिंग विल बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है, थोड़ी देर में टाइमिंग इन्फॉर्म कर देंगे क्लास के बाद या कल सुबह. हो गया सबका? ये दो रिजल्ट्स हम याद रखेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. अच्छा, ग्लास स्लैब ऊपर पर है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये रहा. ठीक है, दिस इज योर ग्लास स्लैब. इट हैज शिफ्टेड, है ना, और पैरेलल है. देखो यहाँ, रे इमर्जेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे. Light ray has shifted sideward slightly. Light ray has shifted slightly. तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो आप याद रखते हैं. बाकी तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, तो हो सकता है कल को आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि when a light ray travels through a glass slab, what happens. ये दो स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद क्या लगाएगा? only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. मजा आ जाएगा. क्या होगा आंसर? अगर ये दो रेस दे रखी है तो आंसर विल बी बोथ 1 and 2. ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो? एनीवन? सभी को समझ में आ गया. चलो, गुड. नेक्स्ट इज लेंस. व्हाट इज अ लेंस? कैन यू डिफाइन अ लेंस? कैन एनीवन डिफाइन अ लेंस? रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस. कब से भैया? रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्टिंग कब से? बताइए, आंसर कीजिए. ये क्वेश्चन है आपके पास.
सबका फंडा गायब है भाई। एक आंसर आया मेरे पास। अरे ठीक है, वो सब बात। पहले इसका आंसर करो, एबीसीडी, 4 ऑप्शन है आपके पास, डू इट। तीन आंसर आए हैं। अरे ऑप्शन देखकर चेक करो यार। टू में समझ में नहीं आता कि सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो या एबीसीडी। तबाही मच गई मार्केट में, सब निपट गए, सब के सब, सब के सब निपट गए, सब के सब निपट गए रे भाई। देख लो क्या हाल है तुम लोगों का। इसीलिए मेहनत नहीं लग रही, 3 दिन में कभी खत्म नहीं होता किसी भी। एक दिन में आधे घंटे 45 मिनट में लाइट पढ़ा के निकल जाते हैं आप लोगों को। क्यों पढ़ा के निकल जाते हैं देख रहे हो? और फिर आपका क्या होता है? नुकसान। ये आप नहीं समझते कि सर नुकसान हो गया। ठीक है, देखो देखते क्या लिखा हुआ है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, 1 और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। ठीक है, अब समझ लेते हैं सर ये 1 कैसे हो गया। आज तक तो हम नहीं सीखा था, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आपने सीखा नहीं। आज तक बस आप रटते रहे हैं चीजों को, है ना। आपके नजर में लेंस बस ये होता है, 99% लोगों को लगता है लेंस यही है। और जो बचे खुचे 0.9% लोग जनता है, उन्हें क्या लगता है कि लेंस बस ये भी हो सकता है। ठीक है, बट लेंस कैन बी ऑफ दिस टाइप ऑल्सो। ठीक है, लेंस कैन बी ऑफ दिस टाइप ऑल्सो। इसको बुलाते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, लेंस कैन बी ऑफ दिस टाइप ऑल्सो, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, तो लेंस के डेफिनेशन में दो चीजें ध्यान रखनी है। मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड और स्फेरिकल। लिखिए जल्दी से। एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल। दो कंडीशंस हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस क्या होंगे? यहां देखो, व्हाट इज द टोटल सरफेस? मैक्सिमम नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं? 2। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा? या हर जगह ये डेफिनेशन वैलिड है? देखो तो जरा ध्यान से, जितने भी फोटो मैंने बनाए, फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 4, क्या हर जगह ये वैलिड है? मैक्सिमम कितने सरफेस हैं? 2। ट्रांसपेरेंट है। एक सरफेस एटलीस्ट क्या होना चाहिए? कर्व। दोनों हो जाए तो कोई बात नहीं, बट मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं, जिसको आप जानते हैं कन्वेक्स और कनकेव के नाम से। क्लियर है ये चीज लेंस के बारे में ना? एक क्वेश्चन और आता है यहां पर। सपोज दिस इज योर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कहाँ यूज करते हैं? डू हैव एनी आइडिया? कनकेव लेंस कहाँ यूज करते हैं?
जनरली लेंस कहाँ यूज करते हैं? कनकेव कन्वेक्स छोड़ो, वेयर डू वी यूज लेंस? आई डिफेक्ट, आई ग्लास, बहुत बड़ा बड़ा बात करते हो तुम लोग। स्पेक्टिकल्स तो है, वेरी गुड। लेकिन हाथ, आंख के हाथ पर मोबाइल फोन लेकर सेल्फी लेते वक्त इतना दिमाग में नहीं है कि वो भी लेंस होता है? डेली आंख के सामने जाता है, आंख में यूज कर रहे हैं, सेल्फी लेते वक्त यूज कर रहे हैं। जस्ट किडिंग। वेरी गुड, इट्स स्पेक्टिकल्स। तो यहां पर अगर हम देखें, मान लीजिए स्पेक्टिकल्स है, ठीक है, यही चश्मा, ये वाला चश्मा, चश्मा एक लेंस है ना? दिस इज योर लेंस। हाँ, ये चश्मा जो मैंने अभी उतारा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट दिस इज अ लेंस इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ सपोज माई चश्मा, सिंस आई हैव अ मायोपिया, मायोपिया को ठीक आगे पढ़ेंगे। मायोपिया मतलब दूर की चीजें ढंग से नहीं दिखती, ठीक है, उसके लिए कनकेव लेंस लगता है, ठीक है। मैंने अपने चश्मा को यहां पर ब्लैक कर दिया, यहां पर व्हाइट छोड़ दिया, यहां पर ब्लैक कर दिया, फिर यहां पर व्हाइट छोड़ दिया, फिर यहां पर ब्लैक कर दिया। तो मुझे इस चश्मे को पहनने के बाद सामने वाला ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। हाँ, व्हाइट जेबरा कैसा दिखेगा? जल्दी से बताओ, सोचकर बताओ। चश्मा लगाए ना आपको, और आपने ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आए हैं बहुत लोग, है ना? अपने चश्मे के सामने ये उंगली ऐसे रखो, ये उंगली ऐसे रखो, ठीक है, अपने चश्मे के सामने ये उंगली ऐसे रखो, इस तरीके से रखो, ठीक है, ऐसे बंद करके रखो। तो क्या व्हाइट चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगती है? दिखती है क्या? स्ट्रिप्स दिखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के? नहीं ना, वहां से आप देख ही नहीं पाओगे, लाइट जाएगा ही नहीं यहां से, तो कलर कैसे दिखेगा? आपको नीचे वाले एरिया से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिखता है, जैसा वो है वैसा। तो व्हाइट हॉर्स विल रिमेन व्हाइट हॉर्स, ब्लैक हॉर्स विल रिमेन ब्लैक हॉर्स, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो जाए, जिब्रा नहीं बन जाएगा। समझ में आया ये सवाल? तो ये कॉमन सेंस का सवाल था। आपकी आंख में चश्मा अगर लगा हुआ है, उनके लिए तो और आसान था, चश्मा के आगे बस खाली हाथ लगा लेते, देख लेते कि क्या दिख रहा है, व्हाइट हॉर्स, व्हाइट पेपर कैसा दिख रहा है, क्या व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है? नहीं। सो इट शुड बी लाइक दैट, यू शुड इनकलकेट दीज हैबिट्स। तो लेंस में अगर लेंस को रंग दिया जाए तो क्या होगा? आपको यहां से वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा, यहां से वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा, इस वाले से तो लाइट रे जाएगा नहीं, तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू सभी को? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हो? नाउ सी दिस, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, पढ़िए जरा एक बार। One half of the convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? इसका आंसर कीजिए जरा, बताइए। One half of the lens is covered with black paper. क्या वो लेंस कंप्लीट इमेज देगा ऑब्जेक्ट का? जिनको चश्मा लगा हुआ है प्लीज डू इट, जिनको नहीं लगा हुआ है उनको तो सोचना पड़ेगा। जिनको चश्मा लगा हुआ है प्लीज डू इट। दिखा? पूरा का पूरा इमेज दिखा? आधा चश्मा अगर लगा दोगे तो ऐसा थोड़ी मैं अंधा हो जाऊंगा, है ना? ऐसा तो नहीं होगा मुझे दिखना बंद हो जाएगा, है ना? आई विल सी द कंप्लीट इमेज, बट होगा क्या? ब्राइटनेस कम हो जाएगी, है ना? जो ब्राइटनेस है इमेज की वो कम हो जाएगी, लेकिन इमेज हमें पूरा दिखेगा। लाइट रे कम पहुंचेंगी, तो वी विल सी व्हाट? कंप्लीट इमेज। समझ में आ गया? बीच में कलर किए तो ऊपर वाले पार्ट से कंप्लीट इमेज दिखेगा, और क्या। जो भी पार्ट खुला, जहां से भी आपने ढक दिया, आप खुद सोचो ना, जहां से भी आपने ढक गया वहां से लाइट रे जाएगी नहीं,
तो वहां से कुछ नहीं दिखेगा, बट ऊपर से देखोगे तो पूरा इमेज, नीचे से देखोगे तो पूरा इमेज। ठीक है, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस। ठीक है, लेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो अ, कुछ इसी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप लेंस इज क्लियर टू यू। ठीक है, लेंस इज क्लियर टू यू। एक स्टार लगाकर और लिख लो, concave lens always form diminished virtual and erect image of an object। तो वहां जो कन्वेक्स मिरर था, सेम तरीके का इमेज कौन बनाता है? कनकेव लेंस। ठीक है, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पीटी में पूछ रखा है, यूपीएससी पीटी में पूछ रखा है। अरे नहीं बेटा, मिरर वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन, लेंस वर्क्स ऑन रिफ्रैक्शन। देयर इज नथिंग कॉल्ड अपोजिट, अलग है, दोनों का फिनोमेनन ही अलग है। इमेज फॉर्मेशन दोनों का सिमिलर आ जाता है। कनकेव बिहेव्स एज concave lens behaves as convex mirror, image formation, but working is different। okay गौरव, क्लियर है ये चीज? complete image, less brightness। yes, next is power of lens। next is power of lens। हेडलाइन दीजिए, पावर ऑफ लेंस। next is power of lens। it is defined as it is defined as reciprocal of focal length taken in meter। focal length हमें क्या चीज में लेना है? मीटर में। it is defined reciprocal of focal length taken in meter। it is defined as reciprocal of focal length taken in meter। ठीक है, नाउ सी दिस, लिख लिया सबने? अब एक चीज सीखना है हमें, पेन और पेंसिल छोड़ो और सीखो। दिस इज कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में लाइट रेज जब आती हैं, कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद इस तरीके से बेंड कर जाती है। तो कन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस होता है वो किधर होता है? यहां पर। ठीक है, जो मेन फोकस होता है कहां होता है? इधर। कनकेव लेंस में, ये मैं क्यों समझा रहा हूं अभी आपको मैं दिखा दूंगा। लाइट रे जब आती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज कर जाती है। ये क्या हुआ? कन्वर्ज। ये क्या हुआ? डाइवर्ज।
और ये जो डाइवर्ज होता है ना, लगता है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हुआ, तो दिस इज द मेन फोकस। डायग्राम बना लीजिए दोनों। बन जाएगा तो बता देंगे। हो गया, गुड। नाउ सी, अगर इस लेंस को और इस वाले लेंस को बीच से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, बीच से डिवाइड कर दिया जाए, तो यहां पर फोकस किधर दिख रहा है? राइट साइड। यहां पर फोकस किधर दिख रहा है? लेफ्ट साइड, है ना? तो राइट साइड, जो भी चीजें राइट साइड होती है, बाय साइन कन्वेंशन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। राइट साइड चीजें जो होती हैं, कहां से राइट साइड? ये जो हमने डॉटेड लेंस को आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया और उस पार्ट के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, राइट साइड ऑफ ओ, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ ओ। तो लेफ्ट साइड ऑफ ओ आएगा तो उसे हम क्या मानते हैं? बाय कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन नेगेटिव, बाय साइन कन्वेंशन नेगेटिव। तो क्या हो गया यहां पर? देखो ध्यान से, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, अभी बनाया आपने ऊपर पर। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ इज नेगेटिव, अभी बनाया आपने नीचे, ठीक है। तो इफ द क्वेश्चन इज फोकल लेंथ, ठीक है, वेर एफ इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ ऑफ concave lens is 25 centimeter, find the power of lens। निकाल सकते हैं आप लोग? जरा निकालिए तो, कोशिश कीजिए। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है ना कभी कभी, रेसिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल याद है? पूछा है? ये सब आसान माने जाते हैं इसलिए पूछ लेता है। 9th-10th में है दे रखा, एनसीईआरटी में है दे रखा, दैट्स व्हाई। गड़बड़ कर दिया ना बेटा, दो लोग का आंसर आया है, दोनों ही गलत, एक आंसर सही आ गया, वेरी गुड। अरे बेटा फोकल लेंथ मीटर में रखना है, मीटर 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 मीटर, 200 बार बोल रहा हूं, मीटर। सबसे पहले 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, तो 1/4 मीटर। अब जब हम पावर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/f की वैल्यू क्या आ गई है? 1/4 विच इज इक्वल्स टू 4। नाउ सी दिस, ये जो फोकल लेंथ था किसका था? कनकेव लेंस का था। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या लिखना चाहिए था? -1/4। तो पावर क्या आता? -4। और जो यूनिट आता है उसे क्या बोलते हैं? डायप्टर। पावर का यूनिट क्या है? डायप्टर। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, डायप्टर। -4 विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे को गलती समझ में आ गई? क्या हुआ? माइनस साइन तो आपने लगा दिया,
बट आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। दो चीजें ध्यान रखना है, साइन और दूसरा सेंटीमीटर को मीटर में। ध्यान रहेगा सभी को। यूनिट इज डायप्टर, DIOPTRE, और डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल डी में, डायप्टर। ठीक है। क्लियर है सभी को ये चीज? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया हो? लिख लिया आपने? हैव यू नोटेड डाउन? लिखो लिखो जल्दी लिखो। अब यही बोलते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए। अभी लिख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हो, उसको रेड पेन से हाईलाइट करते चलना, वही सब पढ़ना होता है। बाकी तो आप जो आता है वो तो आप सही करके आओगे एग्जाम। ठीक है। हो गया? यस सर। चलो, the last topic given in NCERT is what? Degree of convergence in first chapter, या फिर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। देखना ध्यान से। मान लो ये हमारा लेंस है, ठीक? एक लाइट रे आई और फोकस हमारा ये है, ठीक? लाइट रे आने के बाद हमने सीखा है ना, लाइट रे जब टकराती हैं और टकराने के बाद कहां से पास करती है? फोकस से। फोकस से। मान लो इसी लेंस का जो फोकस था, ठीक है, यहां ना होने के बजाय यहां होता, ठीक है, ये यहां ना होने के बजाय कहां है? इस पॉइंट पर है ये फोकस। तो इसमें अगर लाइट रे आएगा, ठीक है, टकराने के बाद यहां आ जाएगा। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि ज्यादा बेंडिंग किस में हुई है? केस 1 में हुआ है या केस 2 में हुआ है? लाइट रे ज्यादा बेंड किधर किया, 1 या 2 में? कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसको लगता हो कि 1 में ज्यादा बेंडिंग हुई है? सभी को 2 लगता है ना? आंसर भी वही है। आंसर भी वही है। आंसर इज सेम। हम सभी को लगता है ना 2 है। कोई ऐसा बच्चा हो, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। ठीक है। अगर इस लाइन को अगर आप खींच दो तो एक एंगल ये बनेगा, इस लाइन को ऐसे खींच दो तो एंगल ये बनेगा, तो दूसरा वाला एंगल इज मोर देन द फर्स्ट वन, तो ज्यादा कन्वर्ज हुआ होगा सेकंड केस। ठीक है, ज्यादा कन्वर्ज हुआ होगा सेकंड केस। ठीक है, तो क्या हम यहां लिख दें मोर कन्वर्जेंस, यहां लिख दें लेस कन्वर्जेंस? नाउ सी दिस, मोर कन्वर्जेंस कब हुआ? जब फोकल लेंथ कम हुआ, है ना? लेस कन्वर्जेंस कब हुआ? जब फोकल लेंथ ज्यादा हुआ। फोकल लेंथ मोर, फोकल लेंथ
लेस। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज लेस, फोकल लेंथ कम है तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज मोर। आप चाहो तो बना के भी आप इसको देख सकते हो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। कोई एक भी ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं समझ में आया हो? डाइवर्जेंस भी ऐसे ही होता है, सेम। डाइवर्जेंस के लिए भी सेम चलता है, फोकल लेंथ ज्यादा तो लेस डाइवर्जेंस, फोकल लेंथ कम तो मोर डाइवर्जेंस। सेम चलता है डाइवर्जेंस के लिए भी। लिख लिया हम सभी ने? डिड वी नोट इट डाउन? ये सारी चीजें पहले से पीपीटी बनाकर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उसमें फील चला जाएगा कि आखिर बन कैसे रहा है। ठीक है, अब जब मैं ड्रॉ करता हूं तो आपको दिखता है कि ऐसे ऐसे बन रहा है ना, तो वो फील नहीं आता अगर मैं डायरेक्ट फोन लेकर आऊं। फोटो फोटो जहां पर यूज करना होगा वहां करेंगे, बट यहाँ पर। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और लास्ट में ही ये दे रखा है। ठीक है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस देख लो यहाँ पर, कुछ बाहर से नहीं पढ़ाया है। लॉन्गर फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ causes higher divergence. ठीक है, सिमिलरली short focal length bends the light ray through large angles. ठीक है, this is what degree of divergence or degree of। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? और बेटा चूंकि ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो एक छोटा सा पॉइंट और हम लिख लेंगे, वो क्या? एक मिनट, दिस इज दिस वन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v plus 1/u is equals to 1/f। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v minus 1/u is equals to 1/f। सबका मतलब लिख देता हूं। v is equals to image distance, u is equals to object distance, and f is equals to। ठीक है, all the distance are measured from pole in case of mirror or optical center in case of lens। पोल तो हमने देख लिया था। ऑप्टिकल सेंटर क्या है सर? ये वाला, ये जो आप बीच से काट दो लेंस को, ये बीच वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो बीच वाला लेंस वाला लाइन जहां कट करेगा, दिस विल बी ऑप्टिकल सेंटर। ये ओ क्या है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर। दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। हो सकता है कल को पूछ ले मिरर फॉर्मूला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिरर फॉर्मूला। एनसीईआरटी में दे रखा है ना फॉर्मूला को, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, बट they can definitely ask you which of the following is mirror formula, which of the following is lens formula। कंफ्यूज हो जाओगे, कहां माइनस था कहां माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज।
सभी का हो गया? सभी का हो गया? यस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए ह्यूमन आई। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। इस ह्यूमन आई में ही हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब भी पढ़ेंगे। डिफेक्ट ऑफ आई, ये सब पढ़ेंगे आप। कुछ छूटा नहीं, अभी बाकी है। लाइट का सेकंड चैप्टर क्या है? ह्यूमन आई और रिफ्रैक्शन रिलेटेड फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर का नाम ह्यूमन आई और रिफ्रैक्शन रिलेटेड फिनोमेना। कंप्लीट हो गया सबका बेटा? चलें फिर ह्यूमन आई पर। डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई? सभी को ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पता है? डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई? एवरीवन? यस, वेरी गुड। बस यही सुनना था मुझे। सभी को पता है? आंसर कीजिए इसका। दो आंसर आए मेरे पास। बेट, बेटा ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सबसे आगे आई में क्या होता है? कॉर्निया। तो जो सबसे आगे है वहीं से लाइट एंटर करेगा ना, तो आंसर क्या होगा? कॉर्निया। ठीक है, आंसर क्या होगा? कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, ठीक है, कॉर्निया। तो आप क्या करो, अपने नोट्स में पहले लिखो कॉर्निया। ह्यूमन आई में अपने नोट्स में पहले लिखो कॉर्निया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं बेटा। जो अभी बताऊंगा ना, दिमाग आपका उड़ेगा यहां से। ठीक है, नोट्स में लिखो कॉर्निया, और कॉर्निया के नीचे एक लाइन लिखो, लाइट एंटर्स आई थ्रू कॉर्निया, इट्स अ थिन मेम्ब्रेन। Most of the refraction of light ray entering eye happens at cornea, pupil, eye lens. Same option. क्या होगा आंसर? Most of the refraction of light ray entering eye happens at, answer is cornea. Eye lens is for fine adjustment plus mild refraction as well. ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन होता है सारा का सारा,
99% रिफ्रैक्शन कहाँ, 95% रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाता है, कॉर्निया पर, और जो बचा कुचा होता है वो कहाँ होता है, आई लेंस पर। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, ठीक है। और मैं ये अपने से नहीं बोल रहा, ठीक है, दिस इज नॉट माई वर्ड्स, ध्यान रखना मेरा कोई भी वर्ड नहीं है। देखो, most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of cornea, याद रहेगा। तो कॉर्निया के नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, राइट डाउन द दूसरा पॉइंट अंडर कॉर्निया, अभी कॉर्निया ही दिया ना हेडलाइन, लिखो मोस्ट ऑफ द लाइट रे एंटरिंग आवर आई रिफ्रैक्ट हियर, कॉर्निया में मोस्ट, मोस्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जनरली 95% के अराउंड होता है, बट कोई नहीं पूछेगा, जो एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ा ले, लोगों को इतना नहीं पता होगा। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग आवर आई अकर्स एट कॉर्निया, ठीक। चलिए कॉर्निया का काम खत्म। कॉर्निया के बाद अगला लिखिए आई बॉल, कॉर्निया के बाद अगला लिखिए आई बॉल। देखो ये तो ह्यूमन का आई का, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, जो समझाने का था वो मैंने बता दिया, ठीक है। कैन यू सी दिस डायमीटर, ये पूरा का पूरा डायमीटर आपको दिख रहा है क्या, कैन यू सी दिस, ये स्फीयर टाइप का आपको दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट, तो दिस इज नोन एज व्हाट, आई बॉल, विच इज पहला पॉइंट लिखा है बॉल के अंदर, स्फेरिकल। आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है, यहां दिख रहा है ना, यहाँ बल्जिंग दिख रहा है, दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, eyeball is approximately spherical. लिख लिया ना, अगर स्फीयर है तो डायमीटर भी होगा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ eyeball, 2.3 सेंटीमीटर दे रखा है यहां पर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर हो गया सभी का आई बॉल। अगला लिखो आइरिस, अगला लिखो आइरिस, अगला लिखो आइरिस। नाउ सी दिस, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, यहां आपको दिख रहा है, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, कैन यू सी दिस, एवरीवन इज एबल टू सी दिस, एवरीवन इज एबल टू सी दिस इज आइरिस, ठीक है, दिस इज आइरिस। आइरिस के बगल में लिखो मस्कुलर डायाफ्राम, अब मतलब समझाऊंगा मैं इसका, मस्कुलर डायाफ्राम, मस्कुलर डायाफ्राम, और दूसरा कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल, मतलब समझा रहा हूं अभी, पहले लिखो मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल, दूसरा फंक्शन, फंक्शन क्या, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। लिख लिया, ड्रम देखा है, ड्रम पीटने वाला, स्कूल में था ना ड्रम, उसके ऊपर जो लेदर का चादर हुआ करता था, है ना, उस पे जब पीटते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है ना,
अगर मान लो अगर नहीं स्ट्रेच होता तो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है। जैसे आप ड्रम मारते हो तो क्या होता है, स्ट्रेच होता है नहीं होता। तो वैसे मटेरियल को हम क्या बुलाते हैं, डाइफ्राम। तो यहां पर भी आइरिस आपका क्या होगा, या तो स्ट्रेच होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्ट्रेच होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्ट्रेच होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नाउ अब ये देखो, रेड वाली लाइन अगर थोड़ी सी और बढ़ गई नीचे और ऊपर से, तो इसके बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, घट जाएगा। घटेगा नहीं घटेगा, रेड वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर से बढ़ गया नीचे से बढ़ गया तो बीच का स्पेस घट जाएगा। इस बीच के स्पेस को क्या बुलाते हैं, प्यूपिल। इस बीच के स्पेस को क्या बुलाते हैं, प्यूपिल। ठीक है, अब सुनना मेरी पूरी बात। मान लो मान लो ये लाइन पीछे हो जाए थोड़ा सा, तो अभी स्पेस कितना है बीच में, ये है या नहीं है। और अगर ये लाइन थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है ऐसा, तो अभी कितना स्पेस है, ये वाला। तो डोंट यू थिंक इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। कैन यू सी दिस। सभी को ये चीज क्लियर है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिल। ठीक है, अगला लिखिए प्यूपिल, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी साल पूछेगा। तो प्यूपिल हमने क्या बोल दिया, ये वाला जगह। ठीक है, प्यूपिल क्या बोल दिया हमने, ये वाला जगह, जिससे लाइट क्या करेगा, एंटर करेगा कहा, लेंस में। लाइट क्या करेगा, एंटर करेगा कहा, लेंस में। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्यूपिल अगर बहुत बड़ा है, प्यूपिल मतलब स्पेस, इफ प्यूपिल इज बिग, तो ज्यादा लाइट एंटर करेगा या कम लाइट एंटर करेगा, मोर। ज्यादा लाइट एंटर करेगा ना बेटा, प्यूपिल अगर बड़ा है। आइरिस के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, प्यूपिल ये जो गोल वाला जगह है आइरिस के बीच का जगह, उस स्पेस के बारे में बात कर रहा हूं। स्पेस बड़ा तो ज्यादा लाइट, स्पेस छोटा तो कम लाइट। ठीक, अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए, अगर आप धूप में खड़े हैं और आप ही एक डार्क रूम में खड़े हैं, ज्यादा लाइट आपको कहां चाहिए देखने के लिए, बस सबका आंसर सही आ गया। डार्क रूम में ज्यादा लाइट चाहिए। तो प्यूपिल बिग, मोर लाइट विल बी व्हेन, जब आप डार्क रूम में रहेंगे। समझ आ गया। प्यूपिल स्मॉल, लेस लाइट, कब, जब आप बाहर रहेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है। कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया। नाउ सी, कंसिडर अ सिनेरियो, एक सिनेरियो सोचिए, आप डार्क रूम में थे और अचानक से ब्राइट रूम में आ गए।
आप डार्क रूम में थे और अचानक से ब्राइट रूम में आ गए, क्या होगा? थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने चीजें चेंज होंगी। होता भी है आप लोगों के साथ ऐसा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्यूपिल एडजस्ट कर रहा होता है। सिमिलरली आप ब्राइट रूम में हैं और अचानक से डार्क रूम में आ गए, शुरू में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट थोड़ी देर बाद आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद चीजें क्या हो जाएंगी? दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? प्यूपिल की वजह से। तो क्या हम बोल सकते हैं प्यूपिल regulates the amount of light? कितना लाइट आपके आंख में एंट्री होना चाहिए वो कौन रेगुलेट करेगा? प्यूपिल। लिख लीजिए बेटा, प्यूपिल को सिलियरी मसल से कोई लेना देना नहीं है। सिलियरी मसल इज फॉर लेंस, नॉट फॉर प्यूपिल। प्यूपिल के लिए आइरिस है। प्यूपिल के नीचे लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, प्यूपिल बिग मोर लाइट डार्क रूम, प्यूपिल स्मॉल लेस लाइट कहां चाहिए? आउटसाइड में जब आप हैं। तो moral of the story is what? It regulates the amount of light entering our eye. बट लाइट एंटर कहां करता है? कॉर्निया में। ये क्या करता है? अमाउंट रेगुलेट करता है उस लाइट। ठीक है, सिलियरी मसल्स बच गया है हमारा, आई लेंस बच गया है हमारा, रेटिना बच गया है और ऑप्टिक नर्व बच गया है। ये चार चीज कंप्लीट करेंगे हम अगली जब भी क्लास होगी फिजिक्स की। ठीक है, सो आज की क्लास वी विल एंड ओवर हियर। इतना पढ़िए, ठीक है, और याद करने की कोशिश कीजिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नो सर, नो सर। मजा आ रहा है क्लास में? एंजॉइंग? पढ़ा था पहले कभी ऐसे? होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा सिलेक्शन। ऐसे ही पढ़ के जाएंगे तो वहां जो पूछता है ना, कुछ भी सवाल पूछेगा आपका सब सही होगा। ऐसे ही पढ़ना होता है। अब तक, आज तक बस आप रट रहे थे और भगवान भरोसे अपने किस्मत को आजमा रहे थे टेस्ट में जाकर कि जो मैं पढ़ के जाऊं वही आ जाए। अब आप जाइए पढ़कर, कुछ भी आ जाए, डरना ही नहीं है एग्जाम से, सब पढ़कर जा रहे हैं आप। सो गेस्ट पेपर तो है नहीं बेटा 10th का, एक दिन पहले बता दिया वही आ गया अगले दिन। चलो, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय एवरीवन, विल मीट टुमारो। कल की क्लास दिन में होगी, कौन सी क्लास होगी बता दी जाएगी। ओके, बाय। बाय बेटा।